Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge. And here I am with another courtroom classic, Vishakha versus State of Rajasthan, जिसका नाम हम अक्सर पॉश एक्ट के साथ डेफिनेटली जोड़ते हैं। एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो हम आपको डेफिनेटली बोलते हैं दैट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1998 का केस, आपको याद होना चाहिए इस केस का नाम, क्योंकि आज जो पॉश कानून एप्लीकेबल है इंडिया में दैट इज ओनली बेस्ड ऑन दिस विशाखा गाइडलाइंस। अभी ये केस इसलिए भी न्यूज में था बिकॉज आर्टिकल 142 जो गवर्नर वाले केस में यूज हुआ था, तो विशाखा केस वाज आल्सो वन ऑफ द केसेस जहां पे आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी विच इज प्रेजेंट डे पॉश एक्ट। तो एग्जैक्टली व्हाट वाज दिस केस, हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस एंड क्या डेवलपमेंट था केस का, ये सारी चीजों को समझते हैं। सो दिस लेडी इज भवरी देवी एंड ये राजस्थान का जो विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके साथ एसोसिएटेड थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी। सो विमेन के राइट्स के लिए काफी ज्यादा ये खड़ी रहती थी एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ अ विलेज, ओनली स्मॉल सा विलेज। एंड वहां पर विलेजर्स इसे काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, काफी ज्यादा मोटिवेट करते थे आगे बढ़ने के लिए। एंड एज वी नो कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग इशू। तो ऑन अ फेटफुल डे शी उन्होंने अपने ही गांव में एक फैमिली में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए पहुंची। अब जो गांव वाले आज तक भवरी देवी का सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, अब जब उनकी खुद की बारी आई उन्होंने भवरी देवी को कंप्लीटली बैकलैश कर दिया एंड सिचुएशन इस तक पहुंच गई, इस पॉइंट तक पहुंच गई कि द एंटायर फैमिली वाज बॉयकॉटेड। भवरी देवी की पूरी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया एंड वन पर्सन जो उस फैमिली में थे जिनके घर पे शादी को रोका जा रहा था, बाय द वे वो शादी अगले दिन हो गई थी, उस दिन तो रोकी गई बट अगले दिन वो शादी हो गई। रामकरण गुज्जर वाज वन ऑफ द पर्संस जिनकी फैमिली में वो शादी को रोका जा रहा था। सो ही अलोंग विद 4 to 5 other men, उन्होंने भवरी देवी को ऑन सम मंथ्स लेटर, जब वो इंसिडेंट हुआ शादी रोकने का कुछ महीनों बाद, उन 5 से 6 लोगों ने भवरी देवी का गैंगरेप किया। एंड अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग वाज कि वो गैंगरेप वाज इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड को बहुत ज्यादा पीट के बेहोश करके वहीं ही भवरी देवी का गैंगरेप हुआ। सो शी रीच्ड द पुलिस अथॉरिटीज, वो पुलिस स्टेशन गई, वहां उन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की। पुलिस डिड नॉट सपोर्ट हर। जो भी इन्वेस्टिगेशन के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं दैट विद इन 24 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशंस करवाने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं, अरेस्ट पर बात आ जाती है। अगर जो अक्यूज्ड है उसका नाम क्लियर कट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भवरी देवी को पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। गांव वाले तो ऑलरेडी बॉयकॉट कर ही चुके थे, राइट। सो उन्होंने एक रिवेंज लेने की कोशिश की थ्रू दिस पर्टिकुलर हीनियस एक्ट एंड ना तो कोई एफआईआर फाइल की, सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो बिकॉज वो लोग इतने पावरफुल, इतने इन्फ्लुएंशियल परिवार से थे जो अक्यूज की फैमिली थी, इसलिए भवरी देवी को कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। देन कोई मेडिकल एग्जामिनेशंस नहीं, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं एंड अल्टीमेटली अक्यूज को एक्विट कर दिया था कोर्ट ने भी। सो यहाँ पर इवन कोर्ट फेल टू डिलीवर द जस्टिस और कोर्ट की जो रीजनिंग थी वो काफी ही ज्यादा वेग थी। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द वेरी रीजनिंग्स ऑफ द कोर्ट वॉज दैट भवरी देवी बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट और जो अक्यूज थे वो हायर कास्ट को बिलोंग करते थे। सो देयर रीजन बेसिकली वाज दैट व्हाई अ हायर कास्ट मैन वुड रेप अ लोअर कास्ट वुमेन, जो काफी ही ज्यादा absurd था, काफी ही ज्यादा बैकलैश हुआ। एंड इस केस को मीडिया ने काफी ही ज्यादा उछाला। अब जनरली जो हम आज के टाइम पे बात करते हैं कि यार मीडिया किसी भी केस में बहुत ही ज्यादा बवाल कर देती है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर केस मीडिया वॉज रियली अ बून बिकॉज उन्होंने इस केस में जो absurd रीजनिंग्स थी कोर्ट की, उस चीज को हाईलाइट किया, उस चीज को बैकलैश किया। एंड इसकी वजह से एक एनजीओ था विशाखा, दिस इज द नेम ऑफ एन एनजीओ,
विशाखा यहाँ पे विक्टिम का नाम नहीं है, एक एनजीओ का नाम है, जिन्होंने एक पिटिशन, एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। यहाँ पर अ प्रॉपर पीआईएल वाज फाइल्ड क्लेमिंग कि बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग जो नेशनल लेवल पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक केस हाईलाइट हो गया है, बट ऐसे बहुत से और सिचुएशंस हैं जहां वर्क प्लेस पर अ लेडी हैज टू सफर सेक्सुअल हरासमेंट, जिसकी वजह से बहुत लोग या तो जॉब छोड़ देते हैं या फिर उनको जॉब पे जाने का मन नहीं करता या उनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती। तो कहीं ना कहीं बहुत से फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पे आर्टिकल 32, हम सबको पता है, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो डायरेक्टली हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो हमें आज तक लगता था कि विशाखा इज द नेम ऑफ दिस लेडी, जो शायद इनिशियल के 2-3 मिनट में तुमने सोचा भी होगा कि मैम तो भंवरी देवी बोल रही है, पर फिर विशाखा कौन है? दैट इज एन एनजीओ जिसने भंवरी देवी के बिहाफ पे स्टेप लिया था। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वॉयलेट किए गए अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, अकॉर्डिंग टू द एनजीओ? आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, ऑब्वियसली यहाँ पर विमेन को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं मिल रहा है, आर्टिकल 14 तो डेफिनेटली वॉयलेट हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो नेक्स्ट आर्टिकल वुड बी आर्टिकल 15। देन आर्टिकल 19(1)(g कि किसी भी एक सिटीजन का हक है कि वो जो चाहे बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो इलीगल नहीं है। जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 में, उसके अलावा किसी भी सिटीजन को हक है वो कोई भी बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट? सो 19(1)(g एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट था कि यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि विमेन या तो डिमोटिवेटेड हैं बिकॉज ऑफ दैट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कि वो उस जॉब में जाए, या फिर फैमिलीज उनको अलाउ नहीं कर रही हैं। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 21, द फेवरेट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, की लाइफ का मतलब बस एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट मीन्स अ डिग्निफाइड लाइफ एंड एवरी वुमेन हैज अ राइट कि शी नीड्स टू फील सेफ एट वर्क प्लेस, एट एनीवेयर अराउंड। सो इन कुछ फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन का ग्राउंड लेके जो एनजीओ है वो कोर्ट पहुंचा, एंड वहां पर ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो कोर्ट है वो कुछ गाइडलाइंस लेकर आए। अब कोर्ट के सामने दो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। सबसे पहला कि एक इंटरनेशनल हमारा जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अब इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको साइन कर रखा है, रैटिफाई कर रखा है। तो क्या ये एप्लीकेबल होगा भले ही इंडिया में कोई इससे रिलेटेड लॉ नहीं है? सो इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, जो बोलता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इंडिया अगेंस्ट विमेन। अब इंडिया में उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, हमारे पास रेप से रिलेटेड डेफिनेशन है, तब तक तो एसिड अटैक या ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स भी नहीं थे, वो तो सब 2013 में आए। सो क्या यहाँ पर बिना किसी लॉ के भी इन्हें अप्लाई किया जा सकता है? पहला सवाल। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसके एम्प्लॉयज के द्वारा? तो अगर वर्क प्लेस में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, सो आर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? तो इन दोनों मुद्दों को लेके जब सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटिशन गई, अब जवाब मांगा जाएगा गवर्नमेंट से, रिस्पोंडेंट से। किसी भी केस में दो पार्टीज होती है, एक होता है, मतलब इस केस में एक साइड है पिटिशनर, जस्ट अ मोमेंट, एक साइड है अपनी पिटिशनर और एक साइड है अपनी रिस्पोंडेंट, एक जो पिटिशन फाइल कर रहा है, एक जो रिस्पोंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल और जो भी और बाकी के लीडर्स थे, दे इन इटसेल्फ वो वेरी मच इन फेवर ऑफ कि हाँ यार गाइडलाइंस की तो जरूरत है। सो दिस वाज वन ऑफ द फ्यू केसेस जहां पे गवर्नमेंट ने इस पिटिशन को, इनके आर्ग्यूमेंट्स को बैकलैश ना करते हुए या फिर इग्नोर ना करते हुए, उसे आर्ग्यू ना करते हुए, दे वर ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ कि नहीं, वी डू नीड सच गाइडलाइंस, वी डू नीड समथिंग जो इस गैप को फिल इन करे। एंड दैट इज व्हेन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज किया,
क्योंकि कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था इससे रिलेटेड। अब आर्टिकल 142 हम बहुत बार सीएलके में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जी के क्लास में डिस्कस कर चुके हो, राइट। आर्टिकल 142 इज जब सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस जो पार्टीज को वो करना चाहता है उसके लिए वो कोई भी एक स्टेप उठाता है। अब दैट कुड बी बिकॉज लॉ का इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, दैट कुड बी बिकॉज कि जो हमारा लॉ ही नहीं है, देर आर लीगल गैप्स एज वेल। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लॉ नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की। क्योंकि आर्टिकल 142 में तुम एक पॉइंट और पढ़ते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास हक नहीं है कोई कानून बनाने का। तो यहाँ पे कोई कानून नहीं बनाया है, उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है अंडर आर्टिकल 142 उस गैप को फिल इन करने के लिए, ताकि वो स्टेप्स लिए जा सके, ताकि विमेन आर ऑल्सो फीलिंग सेफ। ठीक है, अब आर्टिकल 141 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो भी ये डिसीजंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, ये बाइंडिंग होते हैं सब कोर्ट्स पे जब तक कोई कानून नहीं बन जाता। तो आर्टिकल 141 ने बोला कि जब तक कोई कानून नहीं बन रहा है, दिस वुड बी बाइंडिंग, एंड हेंस 1998 में जो गाइडलाइंस दी गई विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की, वो सभी कोर्ट्स, सभी एंटिटीज पे बाइंडिंग हो गई। बट वी ऑल नो द सिचुएशन कि बाइंडिंग तो होते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। अब कोर्ट्स ने एग्जैक्टली जो डिसीजन था वो ये दिया, 3 जज बेंच ने, कि डेफिनेटली यहां पर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का वायलेशन है, एंड किसी भी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, उन्हें हक है एक सेफ सिक्योर वर्क प्लेस का। सो डेफिनेटली देयर वाज अ वायलेशन हियर। एंड सेकेंडली, उन्होंने एम्प्लॉयर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, या फिर और कोई भी पर्सन है जो उस वर्क प्लेस में है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो किसी भी तरीके का ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट है उसे रोके, एट द सेम टाइम प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करे रेजोल्यूशन, रेमेडी के लिए, सोल्यूशन के लिए। तो रोकना एज वेल एज सोल्यूशन प्रोवाइड करना, दोनों ही एक तरीके से एम्प्लॉयर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही, कलीग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली गाइडलाइंस काफी सारी दी थी, हम उसे 4 पॉइंट्स में बेसिकली समराइज करते हैं। ठीक है, अब नॉट ऑल ऑफ द गाइडलाइंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट्स कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट था कि हमें एक कंप्लेंट्स कमेटी बनानी चाहिए हर वर्क प्लेस में, जो आज के टाइम पे आईसीसी, आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 से ज्यादा मेंबर्स है, वो आईसीसी बनाई जाती है। सो कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी, देयर वुड बी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि द एम्प्लॉयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑफ देम आर अवेयर कि एग्जैक्टली ये गाइडलाइंस क्या है, क्यों है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओज पे डाली गई। redressal mechanism, this was really important because system already fail कर चुका था एक लेडी को terribly, from police to hospitals to judiciary, everyone had failed Bhavari Devi, and based on very absurd reasons, जिसकी वजह से redressal mechanism एक appropriate होना, that becomes really important। तो ये redressal mechanism बनाया गया। at the same time इस redressal mechanism में ये point भी डाला गया कि कोई भी अगर फॉल्स केसेस करने की कोशिश करता है ना, या फालतू के इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, तो जो ऐसा पर्सन कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सो एक बैलेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश की गई। एंड अल्टीमेटली इट्स द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर would be responsible for everything that is under the umbrella of the organization. So employer की responsibility थी कि workplace में सारे precautions, सारे redressal mechanisms properly implement किए जाएं। So these were the 4 major points जिसके around Supreme Court ने काफी सारे guidelines दिए। अब this was the first time when sexual harassment in itself was defined in India। अभी तक sexual harassment को
clearly define नहीं किया गया था, but this was the first time when Supreme Court said that sexual harassment includes any physical contact and advances, कोई भी request या फिर demand sexual favors की, कोई भी sexually colored remarks, कुछ भी आप remark दे रहे हो टू अ वुमेन विच इज सेक्सुअली कलर्ड, ठीक है, पोर्नोग्राफी शो करना या फिर कोई भी फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट सेक्सुअल नेचर का, तो अगर किसी भी तरीके से एनी कंडक्ट और एनी वर्ड्स, एनी जेस्चर, एनी एक्ट ऑफ अ पर्सन वो सेक्सुअल नेचर का है एंड इट मेक्स द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल, तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा. नाउ दिस डेफिनेशन हैज आल्सो बीन बोरोड फ्रॉम दैट यूएन कन्वेंशन जो इंडिया जिसका सिग्नेटरी था, तो उधर से हमने ये बोरो करके, एंड दिस सेम definition is also in our POSH Act as well. So this was the first time जब sexual harassment को clearly elaborate किया, be it gestures, be it words, be it any remarks, सब कुछ यहाँ पर include किया गया. At the same time, अब सो इट वाज 1998 का केस. आज की अगर हम बात करें, अब की अगर बात करें, तो 2013 में फाइनली एक कानून लाया गया जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना और उसका सॉल्यूशन रिड्रेसल देना, 2013 एक्ट जो 2013 में इनैक्ट हुआ है. सो ऑल दीज इयर्स लेटर पार्लियामेंट एक्चुअली रियलाइज दैट ओके, जो गाइडलाइंस हैं उनको कानून के रूप में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए था. ओके, ये पब्लिक और प्राइवेट वर्क प्लेस दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है. कंप्लेंट्स कमेटी बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, एक्शन लेने के. कंसिलिएशन इज जहां पर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है that there is a conflict between two of the people, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that they mediate or they conciliate between the two persons जो victim है and the other person, and employer की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी यहाँ पर, ये सब कुछ डिफाइन किया गया है. पॉश इन इट सेल्फ अगर मैं इस साल की बात करूं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉश पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई होगा या नहीं होगा. तो पॉश हैज बीन इन न्यूज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो इट हैज बीन इन न्यूज फॉर ऑल दिस वाइल. इसलिए दिस पॉश अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्ट तो है ही, जिसकी वजह से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अगेन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द डेवलपमेंट ऑफ दिस केस, और अब तुम्हें इस केस की कहानी के थ्रू इस केस का नाम याद रह जाएगा अगर कभी भी वन लाइनर्स में आए तो. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.